हेलो स्टूडेंट, मैं हासिम अंसारी। आज के इस क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम लोग भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिएगा, इससे जो भी क्वेश्चन बनते हैं कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, कार्यकाल क्या है, योग्यता क्या है, कार्य अधिकार और उसकी सीमाएं क्या होती हैं, सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो भारतीय संविधान में महान्यायवादी का पद जो है अनुच्छेद 76 में ये कहा गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा जो भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देगा। किस सरकार को? भारत सरकार को, राज्य सरकार को नहीं। ठीक है। तो महान्यायवादी, देखिए नाम में ही है कि भारत का महान्यायवादी। ठीक है। तो ये भारत का महान्यायवादी है, तो ये भारत सरकार को कानूनी सलाह देता है जो सरकार के द्वारा समय समय पर उससे मांगा जाए। अब देखिए, इसकी नियुक्ति कौन करता है, यानी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार। ठीक है। इसका कार्यकाल क्या होता है? तो कार्यकाल इसका होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह अपना पद धारण करता है। ठीक है। तो प्रसाद पर्यंत का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि राष्ट्रपति जब तक इसको चाहेगा तब तक ये अपने पद पे रहेगा, और जब इसको राष्ट्रपति हटाना चाहेगा तो हटा देगा। ठीक है। राष्ट्रपति की निगाह में अगर महान्यायवादी सही ढंग से अपने कार्यों को, दायित्वों को निर्वाहित कर रहे हैं तो वह उसे रहने देगा। अगर इसको लगेगा ये अपने कार्य, अधिकार और दायित्व का निर्वहन सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं तो इसको राष्ट्रपति हटा देगा। ठीक है। मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। देखिएगा, इसको हटाने के लिए, महान्यायवादी को हटाने के लिए किसी प्रक्रिया, अभियोग, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिस प्रकार से देखिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्य में जो राज्यपालों की नियुक्ति होती है तो राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और राज्यपाल भी राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। तो उसी प्रकार से ये महान्यायवादी भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं। उसके बाद देखिएगा, उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, महान्यायवादी की योग्यता क्या होनी चाहिए। तो चूंकि महान्यायवादी को सलाह देना है, किसको सलाह देना है? भारत सरकार को सलाह देना है। किस विषय पर सलाह देना है? कानूनी विषय पर सलाह देना है। तो इनकी योग्यता देखिएगा, कानून के जानकार कौन होते हैं? या तो देखिए वकील होते हैं या न्यायाधीश होते हैं। तो इनकी योग्यता वही रखी गई है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की होती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। ठीक है। महान्यायवादी की योग्यता वही होती है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की होती है। अब हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता क्या होती है। तो पहला नंबर देखिएगा, सब में आता है, चाहे राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, कि वह भारत का नागरिक हो। तो पहला चीज़, वह भारत का नागरिक हो। उसके बाद देखिएगा, वह एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक अधिवक्ता माने होता वकील, अधिवक्ता रहा हो।
कहा जा रहा है कि वह एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। एक ही हाई कोर्ट में रहा हो या एक से अधिक। मान लीजिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में था ये थे, उसके बाद वहाँ से ये ट्रांसफ़र हो करके पटना उच्च न्यायालय में आए। ठीक है, मान लीजिए 5 साल यहाँ रहे, 3 साल यहाँ रहे, फिर यहाँ से आ गए, इनका ट्रांसफ़र हो गया कोलकाता। ठीक है, तो 5 3 8 2 साल यहाँ रहे, तो एक से अधिक हुआ कि नहीं है। तो चाहे एक ही हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक ये वकालत किए हों या एक से अधिक में, 2 में हो, 3 में हो, 4 में हो, ये 10 वर्ष तक पूरा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अगला है, यही चीज़ है सेम, लेकिन इसमें ये 5 वर्ष हो जाएगा। वह एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। ठीक है, देखिए अधिवक्ता वाला जो है, अधिवक्ता जो है ये 10 वर्ष है। ठीक है, और न्यायाधीश है जो वो 5 वर्ष है। क्योंकि आप देखेंगे कि न्यायाधीश का पद जो होता है वो अधिवक्ता से महत्वपूर्ण होता है, इस नाते इसकी योग्यता, इसमें समय जो है कम रखा गया है। अधिवक्ता में 10 वर्ष तक है और न्यायाधीश में 5 वर्ष तक है। और तीसरा ये होता है कि राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो, पारंगत विधिवेत्ता हो, यानी कि राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो, यानी कानून का बहुत बड़ा जानकार हो। तो ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति ये महान्यायवादी के रूप में इसकी नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, अब इसके देखिएगा कार्य क्या होते हैं, कि इनके कार्य क्या हैं। कार्य में देखिएगा कि सरकार द्वारा समय समय पर कानूनी जो सलाह मांगी जाएगी इनसे, महान्यायवादी से, ये कानूनी सलाह देंगे, कानूनी सलाह देंगे समय समय पर, जो राष्ट्रपति इनसे मांगेगा। राष्ट्रपति को देखिएगा ये अनुच्छेद 143 के अधीन सुप्रीम कोर्ट से भी सलाह मांगने का अधिकार है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ये राष्ट्रपति जो है महान्यायवादी से जो समय समय पर कानूनी सलाह मांगेगा उसको ये देंगे। अब इस सलाह को मानना या न मानना सरकार के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि ये सरकार का पक्ष रखेंगे, सरकार का पक्ष। सरकार के खिलाफ अगर कोई न्यायालय में मुकदमा पेश हुआ है, ठीक है, तो सरकार की ओर से ये महान्यायवादी जो होगा भारत सरकार का, वह भारत सरकार का उसमें अपना पक्ष रखेगा। ठीक है, महान्यायवादी जैसे एक सैंपल वकील होते हैं, एक प्राइवेट वकील होते हैं और एक सरकारी वकील होते हैं, तो वो सब क्या करते हैं, कानून के जानकार होते हैं और अपने अपने उनके जो क्लाइंट होते हैं उनका पक्ष रखते हैं। ठीक है, तो सेम ये भी देखिएगा, ये सरकार का वकील है, भारत सरकार का वकील समझ लीजिए, और ये सरकार का पक्ष वहाँ पे रखेगा। उसके बाद देखिएगा इसका अधिकार, भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार है, सुनवाई का अधिकार है इसको महान्यायवादी को। और अगला जो महत्वपूर्ण कार्य होता है कि महान्यायवादी देखिएगा संसद का सदस्य नहीं होता, संसद का सदस्य
नहीं होता, यानी यह न तो लोकसभा का सदस्य होता है और न ही राज्यसभा का सदस्य होता है महान्यायवादी, किंतु इसको संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होता है। लोकसभा की कार्रवाई में भी भाग ले सकता है, राज्यसभा की कार्रवाई में भी भाग ले सकता है। अगर कहीं पे संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन चल रहा हो तो उस संयुक्त अधिवेशन में भी भाग ले सकता है। ठीक है, अभिभाषण दे सकता है, यानी उसमें बोलने का भी अधिकार है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। किसी विषय पर अगर पक्ष और विपक्ष में वोटिंग की बात आती है तो इसको मतदान का अधिकार नहीं है, मतदान का अधिकार नहीं होता है। क्यों मतदान का अधिकार नहीं होता है? क्योंकि ये संसद का सदस्य नहीं है। ठीक है, संसद के किसी भी समिति की कार्रवाई में भाग लेने का इसको अधिकार है। संसद की तमाम समितियां होती हैं, जैसे प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति, नियम समिति, तो किसी भी संसद के किसी भी समिति में इसको भाग लेने का अधिकार होता है। इसके बाद देखिएगा, इसके ऊपर कुछ सीमाएं हैं। यह भारत सरकार का भले ही कानूनी अधिकारी है, लेकिन ये प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है, प्राइवेट प्रैक्टिस ये कर सकता है, किंतु ये सरकार के खिलाफ नहीं जा सकता, सरकार के खिलाफ नहीं जा सकता। कोई मान लीजिए मुकदमा हो तो उसमें ये महान्यायवादी जो होंगे सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, या कोई आपराधिक मुकदमा अगर इनको लेना है तो सरकार की अनुमति से ही इसको ले सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, इसको मान लीजिए त्यागपत्र देना हो महान्यायवादी को, तो त्यागपत्र किसको देगा? त्यागपत्र, ठीक है, तो चूंकि नियुक्ति महान्यायवादी की राष्ट्रपति कर रहा है तो त्यागपत्र भी किसको देगा? ये राष्ट्रपति को देगा। और महान्यायवादी को उसके कार्यों में सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल ये देखिए, महान्यायवादी का पद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में है, तो इसको कहेंगे यह एक संवैधानिक पद है। लेकिन यह सॉलिसिटर जनरल, इस पद को सरकार के द्वारा सृजित किया गया है और इसका भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो ये गैर संवैधानिक पद होता है सॉलिसिटर जनरल का। और सॉलिसिटर जनरल क्या करते हैं? महान्यायवादी को उसके कार्यों में सहायता करते हैं। ठीक है, और भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल एम शीतलवाड़ थे। प्रथम अटॉर्नी जनरल एम शीतलवाड़, एम शीतलवाड़। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोगों ने महान्यायवादी के विषय में देखा कि महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम कानूनी अधिकारी होता है। भारत सरकार का ये प्रथम कानूनी अधिकारी है, प्रथम कानूनी अधिकारी। प्रथम, बहुत सवाल आता है, ये कानूनी अधिकारी है किसका? भारत सरकार का। ये याद रखिएगा, भारत सरकार। ठीक है, तो महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधिक या कानूनी अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद को धारण करते हैं। इनकी योग्यता वही होती है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की होती है। अगर वेतन भत्ते की हम लोग बात कर लिया जाए, देखिए चूँकि संसद का सदस्य होता है तो संसद के सदस्यों को जो उन्मुक्तियाँ मिलती हैं तो महान्यायवादी को भी वो उन्मुक्तियाँ मिलती हैं। ठीक है, चूँकि इसकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के जैसी होती है,
ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नहीं होते हैं। न्यायाधीशों जैसी योग्यता होती है लेकिन ये न्यायाधीश नहीं होता है। तो इसका वेतन भत्ता जो है सरकार निर्धारित करती है, और चूंकि इसकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की है, इस नाते इसको पारिश्रमिक भी सामान्यतः जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को मिलता है वही इसको भी मिलता है सामान्य रूप से। इसका कार्य है भारत सरकार को विधिक मामलों में सलाह देना, और किसी भी न्यायालय में इसको सुनवाई करने का अधिकार है जो भारत के राज्य क्षेत्र में है। और ये संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, फिर भी इनको संसद के सदन में भाग लेने, अभिभाषण करने का अधिकार होता है, किंतु ये मतदान नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरह से ये महान्यायवादी का चैप्टर छोटा था, ख़त्म हुआ। इसके बाद हम लोग एक बेहतर क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।